हेलो एंड वेलकम टू लेगेसी आईएएस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ डिसीजन दैट हैज बीन टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट कि हाई कोर्ट में जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं, तो करेंटली ऑन एन एड हॉक बेसिस आप कुछ रिटायर्ड जजेस को हाई कोर्ट में बैठा सकते हो। सो दे कैन बिकम मेंबर्स ऑफ द बेंच। उस बेंच के जो चेयरमैन होंगे वो ही और शी मस्ट बी अ सिटिंग जज। So talking about the appointment of the retired judges on an ad hoc basis in High Court, that is the news। ठीक है। और जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये परमिट किया है कि कुछ जजेस को हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके रिटायर्ड जजेस, ऑल्दो वो रिटायर हो चुके हैं, बट क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, तो वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू कम एंड ज्वाइन द सर्विसेज। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डिसीजन लिया तो दे हैव ओवररिडन देयर ओन जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट हुई थी इन लोक प्रहरी केस। इट्स अ वेरी मतलब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर जजमेंट है लोक प्रहरी केस। और लोक प्रहरी केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर किसी कंडीशन में आपको रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करने की जरूरत पड़ रही है ऑन एन एड हॉक बेसिस, तो यू विल हैव टू कीप दिस इन माइंड कि ये अपॉइंटमेंट तभी होगा अगर वेकेंसी जो है, जुडिशियल वेकेंसी जो है, ये 20% से ज्यादा है। उस कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ से 20% से ज्यादा अगर जुडिशियल वेकेंसी है तो देन वी परमिट यू कि ठीक है हाई कोर्ट आप जाओ अपने कोर्ट में और जजेस अपॉइंट कर लो। जो रिटायर हो चुके हैं उनको एड हॉक बेसिस पे कुछ दिनों के लिए आप कर सकते हो ऐसा। ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये लिमिट किया था कि अगर आपको ऐसा अपॉइंटमेंट करना है तो ये 20% के जुडिशियल वैकेंसी के कंडीशन पर ही होना चाहिए। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन क्यों लिया था? व्हाई डिड द लोक प्रहरी केस टू प्लेस? एज वी डिस्कस्ड कि अभी का जो अपॉइंटमेंट है कि ऑल्दो ये जुडिशियल वैकेंसी 20% का क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर पा रही है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अभी के लिए आप अपॉइंटमेंट कर लो क्योंकि क्रिमिनल केसेस बहुत ज्यादा पेंडिंग है। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन कि ये सिचुएशन ही क्यों आया, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये 20% का क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग एड्रेस करेंगे थ्रू द करंट मेथड्स ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, पहले हम लोग ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली क्या प्रोविजंस है, और कॉन्स्टिट्यूशन के एक प्रोविजन को ही सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया और लोक प्रहरी की जजमेंट आई। ठीक है, so what was pending, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चलते चला आ रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न्स थ्रू आर्टिकल 224A। 220 कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है कि रिटायर्ड जजेस को आप किस कंडीशन में ला सकते हो, दिस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 224A। ठीक है, अंडर आर्टिकल 224A which was brought by the 15th constitutional amendment act, ये अपॉइंट करती है कि रिटायर्ड जजेस टू हाई कोर्ट ऑन एन एड हॉक बेसिस। ठीक है, इसमें यह भी मेंशन किया गया कि आपको प्रेसिडेंट और रिटायर्ड जज दोनों के परमिशन लेने की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमारे यहाँ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स मस्ट बी डन थ्रू प्रेसिडेंट। अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ही हमारे यहाँ जुडिशियरी को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, सो प्रेसिडेंट का परमिशन और जो रिटायर्ड जज हैं जिनको आप उठाना चाह रहे हो, वापस सिटिंग जज बनाना चाह रहे हो, इन दोनों के परमिशन के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, इनके अलाउंसेस कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर प्रेसिडेंट विल डिसाइड कि इनके अलाउंसेस क्या होंगे और कैसे होंगे। ठीक है, और बाकी सारी जो प्रिविलेजेस, पावर, ज्यूरिसडिक्शन है, ये सारी सिटिंग हाई कोर्ट जज के हिसाब से होंगी। ये सारी चीजें मेंशन थे आर्टिकल 224 पे ए में। 224A जिसको 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया, उसमें मेंशन था कि इनके अलाउंसेस कैसे होंगे, कौन इनको अपॉइंट कर सकता है, इनके पावर्स, प्रिविलेजेस कैसे होंगे, ये सारी चीजें 224A में मेंशन थी। तो अब 224A के तहत करंट प्रोसीजर ऐसा होगा कि सबसे पहले आप रिटायर्ड जज से कंसेंट लोगे। अगर वो कंसेंट दे देंगे तो ठीक है, चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वो प्रपोजल सबमिट करते हैं स्टेट के सीएम को। ठीक है, सीएम जाके रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नर को कि गवर्नर सर, मेरे स्टेट के हाई कोर्ट में जजेस की कमी है, तो मुझे रिटायर्ड जजेस में से कुछ जजेस चाहिए। ठीक है, ये गवर्नर को जाएगा रिक्वेस्ट, गवर्नर अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट सी मेरे स्टेट में कुछ जजेस की कमी है, सो हम लोग रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करना चाह रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस अल्टीमेटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करेंगे
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करने के बाद ये दोनों मिलकर के और रादर मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस जाकर के प्राइम मिनिस्टर से पूछेंगे। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को अप्रूव करेंगे और फाइनली प्रेसिडेंट विल साइन द रिक्वेस्ट कि ठीक है इन जजेस को आप अपॉइंट कर लो, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसीजर कि अभी अगर किसी को जो रिटायर्ड जज हैं उनको अगर सिटिंग जज बनाना है तो इस प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है, अभी भी फॉलो करना पड़ता है डिस्पाइट ऑफ लोक प्रहरी केस। लोक प्रहरी केस जो थी वो 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसे 224 आया इसके बाद आई, ठीक है। बट डिस्पाइट ऑफ लोक प्रहरी केस करंट अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस इसी प्रोसीजर से होंगे, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट कैन कब किस कंडीशन में हम लोग इस तरीके के अपॉइंटमेंट्स को कर सकते हैं, इन व्हाट कंडीशंस कैन सच अपॉइंटमेंट्स बी मेड, ठीक है। तो लोक प्रहरी केस में बोला गया कि अगर 40% लोक प्रहरी केस में, सॉरी दिस इज नॉट 40%, दिस इज 20%, ठीक है। 20% ऑफ जुडिशियल वैकेंसी अगर रहेगा उस कोर्ट का जो भी सैंक्शन स्ट्रेंथ है विच इज लेट्स से 20, जो भी लेट्स से मान लेते हैं 10 है, तो अगर 2 से ज्यादा वैकेंसी है तभी आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो रिटायर्ड जजेस को, ऑन एन एड हॉक बेसिस आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात उठाई, लोक प्रहरी केस को डिस्कस करते समय सुप्रीम कोर्ट ने एक बात उठाई विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 224A। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जब भी ऐसे कंडीशंस में, तो जब भी मेरे पास ढेर सारी पेंडेंसी केसेस की पेंडेंसी रहेंगे और जुडिशियल वैकेंसी रहेगी, तो आप रिटायर्ड जजेस को उठाओगे, उनसे डिसीजंस ले आओगे और केसेस को रिजॉल्व करोगे और फिर रिटायर्ड जजेस को हटा दोगे। इन दैट केस ये प्रॉब्लम तो परमानेंटली कभी सॉल्व ही नहीं होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 224A के तहत आप रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करने के लिए हमें परमिट कर रहे हो, ठीक है। बट रिटायर्ड जजेस को जब आप परमिट कर रहे हो तो इसका मतलब जब जब मेरे पास केसेस की पेंडेंसी आएगी आप रिटायर्ड जजेस को उठाओगे, इनसे डिसीजन दिलवाओगे और फिर वापस हटा दोगे क्योंकि ये तो रिटायर्ड है, ठीक है। इन दैट केस द प्रॉब्लम ऑफ resolving the cases at a smoother manner, in a smoother manner, ये तो कभी नहीं हो पाएगा। So सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड कि लोक प्रहरी केस में ये 2 कंडीशंस की रेस्ट्रिक्शंस है, सिर्फ इन्हीं 2 कंडीशंस में आप रिटायर्ड जजेस को उठा करके सिटिंग जज बना सकते हो। व्हाट आर द 2 कंडीशंस? कि 20% वैकेंसी होनी चाहिए एंड नंबर ऑफ सिटिंग जज, जब आप 20% की जुडिशियल वैकेंसी कैलकुलेट कर रहे हो तो इसमें 2 चीजें काउंटिंग करनी होगी, ठीक है। कि एक तो हमारे यहाँ कितने जजेस हैं उस हिसाब से वैकेंसी कैलकुलेट होगी और कितने की स्ट्रेंथ है और कितने जजेस हैं, ठीक है। और पेंडिंग प्रपोजल्स मतलब कितने सारे हम लोग रिक्वेस्ट ऑलरेडी भेज चुके हैं, ठीक है। तो इन सब को कैलकुलेट करने सो ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारे सिटिंग जजेस है, ये सारे हमारे पेंडिंग प्रपोजल्स हैं, तो ये बची हमारी वैकेंसी। इस वैकेंसी को अगर 20% हो, ये वैकेंसी अगर 20% ऑफ दिस टोटल स्ट्रेंथ हो जाती है तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि ठीक है आप रिटायर्ड जजेस को उठा करके बैठा सकते हो एज अ सिटिंग जज। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है। सो यहां से ये कंडीशंस आए। अब आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो कि हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में आप डायरेक्टली उठा करके रिटायर्ड जजेस को बना लो सिटिंग जज, ठीक है, ऑन एन ad hoc basis, ठीक है। What are the triggering points? अगर केसेस पेंडिंग इन स्पेसिफिक कैटेगरी फॉर मोर देन 5 years, किसी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया, लेट्स से साइबर क्राइम के केस में 5 साल से ज्यादा केसेस पेंडिंग है और हमारे पास लेट्स से साइबर केसेस के जजेस नहीं है, तो इन दैट केस अगर ये 20% का क्राइटेरिया नहीं भी मिलता है तो भी आप रिटायर्ड जज को उठा के सिटिंग जज बना सकते हो। सेकेंड कंडीशन, मोर देन 10% ऑफ द केसेस पेंडिंग फॉर ओवर 5 years, ठीक है। मान लेते हैं 20% जुडिशियल वैकेंसी नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं 10% ही जुडिशियल वैकेंसी है, ठीक है, लेकिन उस कोर्ट में 10% से ज्यादा केसेस 5 साल से ज्यादा पुराने हैं, ठीक है, तो फिर अगर जुडिशियल वैकेंसी कम है भी तो भी इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ जजेस है उनसे इतने सारे केसेस डील नहीं हो पा रहे तो भी आई परमिट यू कि आप रिटायर्ड जजेस को उठा के सिटिंग जजेस बना सकते हो, ठीक है। और when the clearance rate is very very low, clearance rate मतलब जब बहुत सारे केसेस फाइल हो रहे हैं और बहुत कम केसेस निकल पा रहे हैं तो भी हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि हम लोग रिटायर्ड जज को उठा करके सिटिंग जज बना लेंगे, ठीक है। Although these 3 conditions were given by court, but the Supreme Court had also stated कि ये exhaustive list नहीं है, इस लिस्ट के बियॉन्ड भी
वी कैन परमिट यू कि अंडर सच एंड सच कंडीशंस आप रिटायर्ड जज को उठा के सिटिंग जज बना सकते हो, बट टाइम टू टाइम बेसिस पे इसे डिसाइड किया जाएगा कि किस कंडीशन में आप रिटायर्ड जज को सिटिंग जज बनाओगे या किस कंडीशन में नहीं बनाओगे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट व्हेन कैन इट बी डन। नाउ टॉकिंग अबाउट द मिसलेनियस पार्ट, लोक प्रहरी केस में ये भी बोला गया कि इनको जो अलाउंसेस मिलेंगे दिस शैल बी सेम एज द सिटिंग जज। जब वो सिटिंग जज की तरह बिहेव कर रहे हैं तो उनकी सैलरी भी सिटिंग जज की जैसी ही होनी चाहिए, एक्सेप्टिंग द पेंशन पार्ट, सो दे विल नॉट बी गेटिंग द पेंशन फॉर दैट पीरियड। प्लस उनके पास एक रेंट फ्री अकोमोडेशन होना चाहिए या फिर हाउसिंग अलाउंस होने चाहिए। और जैसे हम लोग करेंटली अपने जजेस को उनका एक्सपेंडिचर, उनके एक्सपेंसेस आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वैसे ही जो रिटायर्ड जज सिटिंग जज बन जाते हैं their salary, their allowances shall also be charged on consolidated fund of India, ठीक है। Now Supreme Court had permitted कि अभी now coming back to this condition, अभी जो क्या हुआ है, Supreme Court as we discussed कि हाई कोर्ट को परमिट की है कि ठीक है आप अभी कुछ दिनों के लिए कुछ रिटायर्ड जजेस को उठा करके सिटिंग जज बना लो, ये बेंच के पार्ट हो सकते हैं, उस बेंच का जो चेयरमैन होगा वो उस कोर्ट का सिटिंग जज होगा, वो रिटायर्ड जज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप रिटायर्ड जज को उठा लो, लेकिन ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, ठीक है। इसमें कंडीशंस क्या क्या दिए गए हैं कि दे विल बी डीलिंग विद ओनली क्रिमिनल केसेस, क्योंकि सिर्फ क्रिमिनल केसेस ही बहुत ज्यादा पेंडिंग है ओवरऑल अक्रॉस द कंट्री। सेकेंडली, पार्ट ऑफ द बेंच प्रिसाइडेड बाय द सिटिंग जज एज वी डिस्कस्ड, एंड द नंबर ऑफ एडहॉक जजेस, जो टोटल नंबर ऑफ एडहॉक जजेस जो आप अपॉइंट कर रहे हो ये भी 10% से ज्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए, 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। So a maximum of 2 to 5 judges can be appointed, ठीक है। So that is the news with respect to current appointments on an ad hoc basis of the judges of High Court, ठीक है। With that we come to the end of this discussion. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. Thank you so much and all the very best.